हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता मंजरी पुस्तक के इन पाठ में और इस विस्तार से वर्णन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। श्रृंखला की कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं पाठ 19 की ओर, जो कि है मैं कवि कैसे बना। गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा लिखित ये पाठ एक प्रेरणादायी पाठ है, जो आपको बताएगा कि इनको ये कवि बनने की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे लेखक परिचय और साथ ही साथ इस पाठ की व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक के इस पाठ में हम जान रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्थितियां थी, कौन सी ऐसी घटना थी जिसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है और जिसके आधार पर ये एक महान कवि बन गए हैं। गोपाल प्रसाद व्यास जी का जन्म 13 फरवरी सन 1915 माघ शुक्ल दशमी, ये हिंदी पांचांग के अनुसार तिथि है, संवत 1972 को मथुरा जनपद के मोहम्मदपुर परसौली गांव में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह वही स्थान है जहां सूरदास ने अनेक भक्ति पदों का निर्माण किया और वहीं पर उनका देहावसान हुआ था। यानी ये वो स्थान है, इनका जन्म उस स्थान पर हुआ था जहां महाकवि संत शिरोमणि सूरदास जी ने अपना प्राण त्यागे थे, देहावसान जिनका वहां पर हुआ था। इनके पिताजी पंडित ब्रजकिशोर शास्त्री स्वर ताल के अच्छे ज्ञाता थे, यानी संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान वे रखते थे। और माता चमेली देवी गीत वाद्य की अच्छी जानकार थीं, गाने के साथ साथ वाद्य की भी, यानी बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट आप जिन्हें कहते हैं, उसकी भी एक अच्छी जानकार महिला थी। इनकी स्कूली शिक्षा केवल 7वीं तक हुई, यानी जितना अध्ययन अभी आप कर रहे हैं, इनकी शिक्षा कुल मात्र उतनी ही थी। लेकिन बाद में इन्होंने विशारद, प्रभाकर और साहित्य रत्न की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, यानी पढ़ने की कोई आयु नहीं होती और पढ़ाई की कोई लिमिट भी नहीं होती। तो इन्होंने 7वीं कक्षा तक की प्रारंभिक पढ़ाई के बाद इतनी महान जो उपाधियां हैं और परीक्षाएं हैं वो दी और इतनी महान उपाधियां हासिल की। ये जाने माने पत्रकार, लब्ध प्रतिष्ठ, व्यंग्यकार, शिष्ट हास्य रस के सुप्रसिद्ध कवि और साथ ही साथ लेखक हैं, यानी इनको कवि और लेखक दोनों होने का वरदान मिला है। 28 मई 2005 को इनका देहावसान हो गया, यानी ये भी कुछ सालों पहले ही इनका देहावसान हुआ है। आगे देखते हैं इस पाठ के माध्यम से वे हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत आत्मकथा में यहाँ पर आज हम गद्य की एक नई विधा के बारे में जानेंगे, जो कि है आत्मकथा। आत्म यानी स्वयं, कथा यानी कहानी। एक ऐसी घटना या ऐसी कहानी जिसका वर्णन हम स्वयं की रूप में करते हैं, साथ ही स्वयं की वो घटना होती है, यानी अपने आप के बारे में कुछ बताना, अपने आप के बारे में कुछ लिखना आत्मकथा होता है। इस आत्मकथा में गोपाल प्रसाद व्यास जी ने अपने बचपन में, जो वो बचपन से सोचते थे कि उनको कवि बनना है, तो कवि बनने की जो उनके अंदर एक लालसा थी, उसका प्रस्तुतिकरण बड़े ही रोचक ढंग से किया है। यानी ये बचपन से कवि बनना चाहते थे, लेखक तो थे ही, जो कविताएं लिख सकता है वो गद्य भी लिख सकता है। तो कवि बनने की जो इनकी प्रेरणा थी, जो इनका शौक था, उसको किस तरीके से इन्होंने पूरा किया, कैसे वो पूरा हुआ, उसका वर्णन इस पाठ में दिया गया है। बालक गोपाल दास ने अपनी एक गलती को अपने कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर के सामने स्वीकार करा और उसका निराकरण पूछा कि इस प्रॉब्लम हो गई है, ये समस्या हो गई है, इसका निराकरण यानी हल क्या है। अध्यापक ने उसे तुकांत शब्दों के माध्यम से कविता बनाने का पहला गुर सिखा दिया। गुर यानी होता है तरीका, कोई ट्रिक सिखा दिया। किसने? उनके कक्षा अध्यापक ने। तो उसके बाद से जो इनको प्रेरणा मिली और ये एक महान कवि बन गए, तो उस घटना का विस्तार से वर्णन पढ़ते हैं हम इनकी आत्मकथा में। चलिए शुरू करते हैं। बात कोई 1924 के आसपास की है, यानी यहाँ पर जो ईयर दिया हुआ है, जो सन दिया हुआ है, वो 1924 का है। मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में शायद 3रे दर्जे में पढ़ा करता था। 3रा दर्जा यानी कि 3री क्लास में पढ़ा करते थे। वह भारत का जागरण काल था। अब ये पंक्ति यहाँ पर क्यों लिखी है, भारत का जागरण काल था? क्योंकि देखिए 1924 के आसपास की ये घटना सुना रहे हैं और हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, यानी उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ठीक है, अंग्रेज़ों का शासन था। तो उस समय के काल को जो हमारे कवि लेखक उस समय हम लोगों के अंदर उत्साह उमंग जगाने का काम कर रहे थे अपने काव्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, तो वो काल एक जागरण काल कहलाता था।
समाज सुधारक यानी कि समाज को बदलने वाले, और राष्ट्रीयता दोनों ही अपने पूर्ण यौवन पर थे। यौवन पर थे मतलब पूर्ण चरमोत्कर्ष पर थे वो अपने। ठीक है, कौन कौन सी चीजें? समाज सुधारक, वो समाज को सुधारने में लगे हुए थे, और राष्ट्रीयता का भाव जगाने में लगे थे, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का बंधनों में था। शिक्षा संस्थानों पर भी इनकी गहरी छाप थी। हमारे विद्यालय में लगभग प्रति सप्ताह कोई ना कोई उत्सव आयोजन होता ही रहता था। जैसे आप लोगों के स्कूल में आपने देखा होगा कोई ना कोई कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, गतिविधियां होती रहती हैं, तो ठीक ऐसा ही इनके विद्यालय में भी होता रहता था। प्रति सप्ताह यानी कि हर हफ्ते होता था। मुझे भी इन अवसरों पर उजले उजले कपड़े पहनकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। यानी जो ऑडिटोरियम या सभागार होता था, वहां पर इनको बढ़िया साफ सुथरे उजले कपड़े पहनकर आगे बैठकर वो कार्यक्रम देखना बहुत अच्छा लगता था। संगीत तो मेरे परिवार के रग रग में भरा था। अभी पिछले हमने कवि परिचय में पढ़ा था कि इनके माता और पिता दोनों ही संगीत के क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो संगीत तो मेरे परिवार के रग रग में था। मेरे नाना जी नंदन गिरवर अपने दिनों में ब्रज की रास लीलाओं के एक छत्र स्वामी थे। जो ब्रज में रास लीलाएं होती थी, उसका संगीत, वाद्य और गीत के जो कार्यक्रम हुआ करते थे, उसमें इनके नाना जी का विशेष रोल रहा करता था। मेरे पिताजी पंडित ब्रज किशोर जी शास्त्री, प और ऊपर बिंदी का वो संक्षिप्त रूप है पंडित का। ब्रज किशोर जी शास्त्री को स्वर ताल का अच्छा ज्ञान था। उन्हें स्वर ताल का बहुत विशिष्ट ज्ञान था। मेरी जीजी माँ के बिना तो हम गली मोहल्ले में स्त्रियों का कोई भी वाद्य जमता ही ना था। ये अपनी माँ को जीजी कहा करते थे, स्नेह से जीजी बोलते होंगे। तो जो इनकी माता के बिना जो गली मोहल्ले में जो भी गीत संगीत के कार्यक्रम होते थे, वो इनकी माता के बिना जमते ही नहीं थे। यानी माता की उपस्थिति वहां पर अनिवार्य हुआ करती थी। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान था। ध्यान दें कि ये इकलौते बच्चे थे, इसलिए उनकी अन्य सभी चीजों के साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिला था। यानी जो जीन्स होते हैं ना, माता पिता के गुण तो बच्चे में आते ही हैं, तो इनको जो संगीत था वो विरासत में मिला था। यानी ये भी संगीत में विशेष रुचि रखा करते थे। इस बपौती के कारण, बपौती मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज चली आ रही है, इसके कारण मैं संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था। जो इनके म्यूजिक पीरियड जिसे आप अब कहते हो, जो संगीत का इनका कक्षा होती थी विद्यालय में, उसमें स्पेशल मॉनिटर यही होते थे। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे विद्यालय में, नगर में विद्यालय की गाती बाती बजाती शोभा यात्रा निकलती थी। शोभा यात्रा यानी भगवान को साथ में लेके और फिर रैली निकलती थी, है ना। तो वो शोभा यात्रा जब निकलती थी तो मैं उसमें बन चट्टा बजाया करता था। ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन मेरा यह संगीत ज्ञान मुझे विद्यालय के सभा समारोह में कोई महत्ता नहीं दिला सका। देखिए जो मतलब जो स्कूल में अगर प्रोग्राम कुछ होते थे तो ये उतना कॉन्फिडेंटली, मतलब आत्मविश्वास के साथ वहाँ पर अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, तो शायद इसलिए इनको वहाँ पर कोई अवसर ज़्यादा नहीं मिलता था। मुझे किसी समारोह में संगीत सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। यानी क्या होता है, स्कूल जब देख लेते हैं कि बच्चा इंटरेस्टेड है करने में या बच्चा इसमें रुचि रखता है तो वो उसको अवसर देते हैं। लेकिन कई बार बच्चे का कोई रुचि नज़र ना आने पर उसको नहीं बुलाया जाता। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ होगा कि इनकी रुचि भांप नहीं पाया होगा कोई, या कभी इनने अपनी रुचि नहीं दिखाई होगी। तो किसी भी संगीत अवसर पर जो समारोह होते थे उसमें संगीत गाने के लिए या बजाने के लिए इनको नहीं बुलाया गया। मेरे साथ ये सरासर अन्याय था। जहां तक याद पड़ता है, जानबूझकर तो मैंने अन्याय को अपने बचपन से ही सहन नहीं किया। अन्याय क्यों सहना, लेकिन अब इनके साथ ये ऐसा लग रहा था कि ये एक अन्याय हो रहा है। सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इन्हें वो अवसर नहीं मिल पा रहा था। तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। मतलब कई लोग जो होते हैं वो बहुत देर तक संगीत सुनने से बेहतर कविताएं पढ़ना, छोटी या बड़ी किसी अलग अलग विषयों पर कविता पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं, पर कविताएं सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता है। मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गाने या बजाने के लिए इससे ज़्यादा जो कविता पाठ होता है उसके लिए इनके मित्रों को अक्सर बुलाया जाता था। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की, आदर सतनादर की सूचना तालियों के द्वारा ही प्रकट होती है। ये तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो तालियां जिस हिसाब से बजाई जाती हैं या बजती हैं, उससे एक मध्यम अनुमान तो लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम दर्शकों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो जब ज़्यादा तालियां बजती हैं
वंस मोर जो क्राउड चिल्लाता है तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ दर्शकों को बड़ा मजा आ रहा है। दर्शक कई बार स्लो सी ताली बजा देते हैं तो लगता है हाँ ठीक है चल रहा है चलने दो। तो कुछ तालियों से हमें समझ में आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब मंच संचालन होते हैं उस समय बार बार तालियां बजाने के लिए कहा जाता है, उत्साहवर्धन करने के लिए। तो जो भाग ले रहे हैं, जो प्रतियोगी हैं या सामने जो आपके खड़े हुए हैं, तो उनका उत्साहवर्धन करती हैं ये तालियां। ठीक है, तो यहाँ इनको भी ये चीज का एहसास था कि अच्छे बुरे आदर अनादर की सूचना किसके द्वारा प्रकट होती है? तालियों के द्वारा। प्रोग्राम की तारीफ तो लोग मुंह से बाद में करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा किया, पहले वो तालियों से ही बता देते हैं। मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी क्षीण होती है, मतलब बहुत कम होती थी, और उसमें लड़के नहीं अध्यापक ही थोड़ा रस लेते थे। यानी इनके जो मित्र थे जब वो कविताएं सुनाते तो साथी लड़के तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं लेते थे, लेकिन हाँ अध्यापक थोड़ा रस लेते थे, मतलब अध्यापकों को वो थोड़ी अच्छी लगती थी। मगर कविता के बाद जिस तालियों के खाली बादल गरजते थे उसे देखकर मेरे अंदर भी कविताएं सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। यानी तालियों की गड़गड़ाहट जब ये सुना करते थे तो इनके अंदर भी लगा कि काश मैं कुछ सुनाऊं जिस पर बहुत तालियां बजाई जाएं। मथुरा में तब ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। ये वहाँ के बहुत फेमस कवि हैं जिनकी रचनाएं आज भी आपको देखने पढ़ने को मिल जाएंगी। उनकी वहाँ जो शिष्य मंडली थी, ठीक है, वहाँ बहुत मतलब उनका एक ग्रुप था जिसके ये गुरु थे और इनके बहुत सारे शिष्य थे जो ये इस काम को करते थे, कविताएं वगैरह लिखते थे। इन शिष्यों को ब्रज भाषा के अनेक चुटीले कवित्त सवैये कंठस्थ होते थे। कवित्त सवैयों के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोई ना कोई अध्ययन में आपके रहा होगा। ये काव्य की एक विधाएं होती हैं, जैसे गद्य की विधाएं हम पढ़ रहे हैं वैसे दोहा, चौपाई, कवित्त सवैये ये सब पद्य की विधाएं होती हैं। ठीक है, वसंतोत्सव के फूल डोलों, सावन के हिंडोलों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पढ़त दंगल जुटा करते थे। यानी वहां पर आयोजन, इस प्रकार के कविताओं के आयोजन, कवि सम्मेलन वगैरह हुआ करते थे, जिनमें दूर दूर से कवित्त सवैये आदि पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे। आपने कृष्ण जी के बारे में सुना होगा। कृष्ण जी के जो गीत हैं, जैसे कि हमने अपने बाल लीला पाठ में पढ़ा है, तो कृष्ण जी के जो गीत होते थे वो गाए बजाए जा सकते थे ना, उनको म्यूजिक सिस्टम के द्वारा बहुत बढ़िया अच्छे उत्साह के साथ बजाया जा सकता है, उनका स्वर ताल निकाला जाता था और उसके जो काव्य पंक्तियां हैं उसको बहुत उच्च स्वर में गाया जा सकता है। कृष्ण भजन आपने सुने ही होंगे। इसके साथ साथ हार जीत की बाजी भी लगा करती थी कि कौन कितना अच्छा सुना सकता है। इनमें से एक रामलला जी हमारे पड़ोसी थे। इन्हें अकेले पावस पर ही कई सैकड़ों छंद याद थे, है ना। पावस के मौसम के बारे में भी इनको बहुत अच्छे अच्छे छंद याद थे। ये भी पद्य की है विधा होती है, दोहे, चौपाई, छंद, सोरठा ये आदि ये सब चीजें गाई जाती हैं। यूं उस उम्र में मुझसे कुछ थोड़े बड़े थे, लेकिन कवि होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझदारों में हो चली थी। कई बार व्यक्ति अपने प्रोफेशन से भी समझदार माना जाने लगता है, जो कार्य वो कर रहा हो। तो ये ऐसे कवित्त सवैये छंद आदि गाया करते थे, तो इनकी उम्र कम होने के बाद भी इन्हें मान सम्मान मिलने लगा था। मैंने रामलला जी से मेलजोल बढ़ाना प्रारंभ किया, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं कविता लिखने और गाने की इच्छा थी। मैं भी अब ब्रज भाषा के पुराने कवित्त और सवैये याद करने लगा। ये कवित्त सवैये का उदाहरण आपको हमारे धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस में, रामायण में मिल जाएंगे। और उन्हें विद्यालय में अपना बता बताकर सुनाने लगा। यानी ये पढ़ते कहीं से थे, लेकिन फिर उसे अपना कहकर उनको सुनाने लगे। पर शीघ्र ही इन्होंने देखा, इन्होंने मतलब मैंने का अर्थ यहाँ पर अपने बारे में जो वो बात कर रहे हैं, कि मतिराम, भूषण, पद्माकर, ग्वाल, रसखान और नवनीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले लोग जो होते हैं वो पहचान जाते हैं। क्यों पहचान जाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं, इनकी कविताएं अक्सर लोगों ने यहाँ वहाँ सुनी हुई होती थी, और उस समय तो कवित्त सवैये छंद का बहुत ही प्रचलन भी था। तो ये बताने के जब ये इनके प्रसंगों को गाया करते थे तो उनको लोग पहचान जाते थे। तो जितनी तारीफ उनको चाहिए थी वो उतनी उस समय नहीं मिलती थी। तो पहचान जाने के बाद सुनाने वाले के प्रति भी उनका आदर नहीं रह जाता था जितना कि ये चाहते थे। तब मैंने अपनी राह बदली। इनको तो मान सम्मान तारीफें सब चाहिए थी, तो इन्होंने अपनी राह बदली, मतलब थोड़ा सा बदलाव लाए।
क्या बदलाव लाए कि ये रामलला जी से खुशामद कर करके, खुशामद मतलब रिक्वेस्ट करके, थोड़ी चापलूसी करके अपने नाम से कविताएं बनवाने लगे कि आप लिख दीजिए लेकिन उसमें नाम मैं अपना लिखूंगा, ठीक है। और विद्यालय के उत्सवों में छाती तान कर उन्हें गर्व से सुनाने लगे, यानी कविताएं लिखते रामलला जी थे लेकिन ये सुनाते थे और ये कहते थे कि ये मैंने लिखी है, और बड़े गर्व से वो ये काम किया करते थे। थोड़े ही दिनों में श्रोताओं पर रौब जम गया, यानी कि सुनने वालों को ये कविताएं बड़ी पसंद आने लगी, ठीक है। और ये रौब जम गया कि मैं भी कुछ अक्षर जोड़ लेता हूं, मतलब लोगों को लगने लगा कि अरे वाह, ये भी कविताएं लिख सकते थे। तभी सिर मुंडाते ही ओले पड़े, यह एक मुहावरा कि किसी काम की शुरुआत करते ही उसमें परेशानियां आ जाना। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ये है एक मुहावरा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारे नगर में प्रतिवर्ष नुमाइश लगा करती थी और उसमें हर बार कवि सम्मेलन हुआ करता था। शायद ये कोई एग्जीबिशन टाइप की होती होगी। इसमें कवि सम्मेलन में 1 घंटा पूर्व समस्या दी जाती थी और सर्वोत्तम 3 समस्या पूर्ति पर कलेक्टर साहब इनाम दिया करते थे, यानी जो कवि लोग थे उनको एक टास्क दिया जाता था, कुछ समस्याएं दी जाती थी कि आप इस पर काव्य रचनाएं कीजिए, और जो बेहतरीन 3 होती थी उस पर उन कवियों को पुरस्कृत किया जाता था। इसके लिए शिक्षण संस्थाएं भी अपने यहाँ से चुने हुए छात्र कवि भेजा करती हैं। आप इस बात को कैसे समझ सकते हैं, जैसे कहीं कोई कविताओं का कोई कंपटीशन किया जाए तो आपका स्कूल, आपके पहले स्कूल में वो ऑर्गेनाइज करता है, फिर आपका डेमोन्स्ट्रेशन लेता है, यानी कि आपको एक बार चेक करता है कि आप अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं, फिर सिलेक्टेड यानी चयनित छात्र उस प्रतियोगिता के लिए जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो शिक्षण संस्थाएं थी वे अपने चुने हुए छात्रों को, जिनका सिलेक्शन होता था, उनको इस कवि सम्मेलन में भेजा करते थे। इस बार हमारे विद्यालय से मेरा नाम भी प्रतियोगिता के लिए प्रेषित कर दिया गया, यानी सोचकर देखिए उनके लिए कितनी प्रसन्नता की बात होगी। मैंने सुना तो मुझे काठ मार गया। काठ मार गया यानी काटो तो खून नहीं, मतलब ये करना तो चाहते थे लेकिन स्वयं कविताएं लिखते तो जाने की प्रसन्नता होती। अब कविताएं तो ये लिखवाते थे रामलला जी से, अब वहां अचानक इनको त्वरित कविता लिखनी है, क्योंकि आपने ऊपर लाइन में पढ़ा ना कि 1 घंटा पूर्व समस्या दी जाती थी, 1 घंटे पूर्व विषय मिलता था और फटाफट उसके बारे में उनको कविता लिखनी पड़ती थी। अब क्या करें, वहां रामलला जी को तो ले नहीं जा सकते थे, उनसे कविता लिखवा नहीं सकते थे, इसलिए इनको काठ मार गया, यानी कि ये एकदम सांप सूंघ गया टाइप की, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। घबराया हुआ अपने क्लास टीचर यानी कि कक्षा अध्यापक के पास ये पहुंच गए, अपने क्लास टीचर को अपनी समस्या बताई। मेरे क्लास टीचर जी श्री कामेश्वर नाथ जी थे, वे पक्के आर्य समाजी थे, मेरे पिताजी के मित्र भी थे, मुझ पर बड़ा स्नेह रखते थे। स्नेह यानी प्यार रखना, बहुत अच्छा आदर, स्नेह का भाव रखना। मुझ जैसे शरारती को चुपचाप खिसियाया हुआ सा देखकर बोले, भुसुर जी क्या बात है। मतलब जब ये इनके रूम के बाहर पहुंचे तो वो समझ गए कि कोई काम है, तो उन्होंने पूछा कि क्या काम है। मैं धरती की ओर देखता रहा, अपनी नजरें नीची करके वो धरती की ओर देखते रहे। उन्होंने समझा कि किसी से पिटकर या फिर किसी को पीटकर आया है ना, बच्चे जनरली ऐसा ही तभी करते हैं। फिर जरा रुखाई से पूछा, मतलब रुखाई से मतलब थोड़ा हार्ड होके पूछा, बताओ ना क्या बात है। तो इस तरीके से उन्होंने पूछा। मेरे मुंह से फिर भी कोई बोल नहीं निकला, यानी एकदम चुपचाप वहां पर खड़े हुए थे। लेकिन मेरी आंखों की आर्द्रता, यानी कि थोड़ी सी आंसुओं वाली भावुक आंखें और मुंह की बेबसी ने उनकी रुखाई को ठंडा कर दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चे की आंख में हल्का सा आंसू आ रहे हैं और थोड़ा सा बेबस लग रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उनने जो अपना रूखा स्वर था, बताओ ना क्या हुआ, उसको चेंज करके अनुभव किया कि जरूर कोई गंभीर बात है। तभी वो आंखों में आंसू लिए है और चेहरे पर उदासी का भाव भी है। मेरी पीठ पर हाथ रखकर पुचकारते हुए बोले, बोलो बेटा क्या बात है। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, आपने नुमाइश में मेरा नाम भिजवाया है, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन और डर सहमे हुए से बोले। उन्हें हंसी आ गई, कहने लगे, हाँ तो क्या हुआ, शाम को ठीक समय पंडाल में पहुंच जाना, मैं भी वहीं मिलूंगा। शब्द आते आते मेरे गले में अटक गई। ये बोलना तो चाहते थे कि मैं नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, जो भी इनके मन में चल रहा था, लेकिन अटक गए, मतलब ये बोल नहीं पाए।
वह कहने लगे, झिझक तो शुरू शुरू में होती है, यानी शुरुआत में जब आप किसी के सामने स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं तो पहली बार आपको बहुत डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप वो स्टेज फेयर एक बार हिम्मत कर लेते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, झिझक तो शुरू शुरू में होती है, पर नालायक, तूने झिझकना कब से सीख लिया? तू तो इतना स्मार्ट बच्चा है, तूने झिझकना कब से सीख लिया? इस समय मैं सोचता रहा, कहूं कहूं कि ना कहूं, कहूं कि ना कहूं। अंत में साहस करके मैंने कह ही दिया कि जो कविताएं मैं सुनाया करता हूं वे तो सब पराई होती हैं, यानी सच बात आखिर सामने आ ही जाती है। कि उन्होंने कहा पराई होती है मतलब मैं नहीं लिखता हूं, वो मेरी कविताएं नहीं है, वो कोई और लिखता है, मैं तो सिर्फ उन्हें गाता हूं। कोई और अवसर होता तो मास्टर जी ने मलते मलते मेरे कान सुर्ख कर दिए होते, यानी कान खींच खींच के सुर्ख कर दिए होते, लेकिन भगवान की कृपा से इस बार उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। मुस्कुरा कर बोले, धत तेरे की, है ना। पर अब क्या हो, हमने तो विद्यालय से अकेला तुम्हारा ही नाम भेजा है और तुम्हारा नाम अब जब भेज दिया है तुम नहीं जाओगे तो विद्यालय की बड़ी बदनामी होगी कि फलां स्कूल से हमने एक स्टूडेंट को बुलाया था और वो बस अब ऐन वक्त पर नहीं आ रहा है, तो इससे स्कूल का बड़ा नाम खराब होगा। मैं इसका क्या जवाब देता, ऐसा गोपाल जी ने सोचा। वह भी कुछ देर सोचते रहे, फिर एकाएक मेरा भविष्य जैसे उनकी आंखों में चमक गया। ऐसे उत्साह में भरकर बोले, कविता करना बहुत आसान है, तुम घबराओ नहीं, देखो वहां कैसी मामूली सी समस्याएं दी जाएंगी, यही आई है, गाई है, सुहाए हैं आदि। तुम ऐसा करना कि जो भी समस्या तुम्हें दी जाए, समस्या का मतलब यहाँ पर है कुछ कीवर्ड्स, है ना, कुछ कीवर्ड यहाँ पर शब्द दिए जाएंगे, उनको पिरोकर एक कविता बनानी है। समस्या का अर्थ शब्द देने से है। तो तुम्हें जो समस्या दी जाए सबसे पहले तुम उसकी 4 तुकें यानी उसके 4 राइमिंग वर्ड सोच लेना। उदाहरण के लिए जैसे आई है समस्या दी जाए, आई है वर्ड दिया जाए अगर, तो पहले छाई है, भाई है और एक और लिख लेना, मतलब जो तुम्हारा पेज है उसमें मिलते जुलते वहां के शब्द उसी उच्चारण के वहां पर लिख लेना। समझ गए ना। मैंने छंद रचना के पहले पाठ को हृदयंगम करते हुए यानी हृदय से स्वीकार करते हुए स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। स्वीकृति मतलब हाँ में सिर हिला दिया। तो बताओ सुहायो है कि क्या तुक बनाओगे, मतलब अगर वहां एक समस्या या शब्द दे दिए तुम्हें, क्या बनाओगे। सारी हिचक हवा हो गई, यानी अचानक से इनके अंदर हिम्मत आ गई। फिर मैंने तड़ाक से कहा, सुहायो है का आयो है, गायो है, भायो है, ऐसे शब्द तुक वाले बना लूंगा। शाबाश, बस एक काम और करना। वह कहने लगे, देखो कवित्व में, वहां पर जो तुम्हें कविता लिखनी है वो कवित्व के फॉर्म में लिखनी है, तो कवित्व में 4 पंक्तियां होती हैं। जैसे दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं, वैसे ही कवित्व जो होता है उसमें 4 पंक्तियां होती हैं और हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं, ठीक है। और अंत में अक्षरों में वही तुके रख देना, बेटे कविता बन जाएगी। तो बड़ा आसान तरीका उनके कक्षा अध्यापक जी ने बता दिया। यो मैं गणित में कभी अच्छा नहीं रहा, यानी गोपाल जी कहते हैं कि मेरा गणित कभी अच्छा नहीं था, पर हमेशा तिमाही 6 माही में मुझे अंडा और सालाना में बड़े प्रयत्नों के बाद प्रमोशन दिलाया है। मगर होनहार की बात कि उस दिन कविता का ये जटिल गणित कि कैसे तुकबंदी मिलानी है, कितने शब्दों का प्रयोग करना है, ये उनको फटाफट समझ में आ गया, तत्काल समझ में आ गया। मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब नुमाइश में कविता की परीक्षा देने के लिए मैं पहल पहुंचा, मतलब जैसे ही इन्होंने एंट्री ली, मेरे मन में कोई दुविधा या संकोच नहीं था, क्योंकि शिक्षक की बात के बाद इनके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी कि मैं कर सकता हूँ, है ना। यद्यपि आगत कविजनों में, आगत कविजन यानी जो कविजन वहां पर आए थे उस दिन उस कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, वो मैं उनमें सबसे छोटा था, केवल 11 वर्ष का। यानी अब आप सोचिए, यानी लगभग आपकी उम्र से भी छोटे, आप लोगों की औसत आयु लगभग 12 से 13-14 वर्ष की होती है, ये तो आपसे भी छोटे थे, है ना। तो ये 11 वर्ष की इनकी उस समय आयु थी। मगर सच कहता हूँ, मैंने उस दिन सबको अपने से छोटा अनुभव किया, क्योंकि उस दिन ये अपने आप में इतना अधिक कॉन्फिडेंस में थे कि इन्हें लगा कि यस आई कैन, मतलब मैं कर सकता हूँ। तो ये जो बाकी जो लोग आए थे वो इन्हें काफ़ी छोटे नज़र आ रहे थे, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि कविता बनाने का जो गुर यानी तरीका, ट्रिक मैंने आज दोपहर को प्राप्त किया है, वह इनमें से किसी के भी पास नहीं है।
देखिए, किसी चीज़ से हम सबसे पहले तब हार जाते हैं जब हम दूसरे को जीता हुआ समझ लें। तो यहाँ कवि ने जो सबसे अच्छी, जो हमारे गोपाल जी हैं, उन्होंने सबसे अच्छी बात क्या की कि उन्होंने दूसरों को जीता हुआ महसूस नहीं किया, स्वयं को जीता हुआ महसूस किया, जिस बात ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया। समस्या दी गई, कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। कर्ज का करना और कर्ज में मरना बराबर है। मैंने फौरन बराबर शब्द को पकड़ा और फुल कैप साइज के कागज की दाहिनी तरफ एक के नीचे एक लिखना शुरू कर दिया। बराबर से जुड़े शब्द सरासर है, झराझर है, लेकिन जैसे बंदूक और संदूक के बाद तीसरी तुक नहीं मिलती, मुझे बराबर की भी तीसरी तुक उस समय नहीं मिली। मैं रुका नहीं, बराबर है कि तीसरी तुक ऊपर है लिखकर फौरन समस्या पूर्ति कर डाली। यानी जैसे ही इनको एक शब्द उसमें लगा कि बराबर है या तुकबंदी बनेगी यहाँ पर, तो उन्हें फटाफट उसके मिलते जुलते शब्द लिखने शुरू कर दिए और कविता बना डाली। कविता तो मुझे अभी याद नहीं रही, लेकिन उसका भाव यह था कि देखो मित्र, तुम्हारे पिता ने जो कर्जा लिया था उसका कैसा बुरा फल निकला। स्वयं तो तबाह हुए ही, साथ में तुम्हें भी बर्बाद कर गए। क्योंकि जो कर्ज होता है, जो उधार होता है, वो कभी आसानी से नहीं चुकता, इसीलिए कर्ज लेने से परहेज करना चाहिए। इसलिए किसी ने सच कहा है, कर्ज को करबो यानी कर्ज को करना और मरना बराबर है। समस्या पूर्ति के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। इनको जो नियम था उसके अनुसार 1 घंटा इन्हें मिला था, मगर मैंने कोई 20 मिनट में ही, जैसे तेज विद्यार्थी सवाल हल करके स्लेट मास्टर को पकड़ा देते हैं कि लीजिए सर जल्दी से हो गया हमारा, वैसे ही कागज जो था वो परीक्षक को थमा दिया। परीक्षक यानी जो उस परीक्षा का आयोजन कर रहे थे, जो उसको चेक करने वाले थे, उनको तुरंत पकड़ा दिया। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने चित्र की तरह खिंचा हुआ है। कवि सम्मेलन का पंडाल मतलब जो टेंट लगा था, जो बड़ा समारोह का, श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। मेरे हेडमास्टर और कविता की कुंजी बताने वाले क्लास टीचर भी बगल की कुर्सियों में, जहां पर अतिथि लोग बैठे रहते हैं, वहां बैठे हुए थे। भीड़ में मेरे विद्यालय के कितने ही विद्यार्थी यानी साथ पढ़ने विद्यार्थी मतलब उस विद्यालय में पढ़ने वाले, और सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले भी शामिल थे। मेरा नाम पुकारा गया। मैं उत्साह के साथ भीड़ को चीरता हुआ मंच पर आया। चारों तरफ तालियां बज रही थीं। उस पर मेरे कान नहीं गए, उस पर मैंने कान नहीं दिया। विश्राम घाट के चौराहे वाले हनुमान जी को रोज संध्या को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया करता था। मन ही मन उसका स्मरण किया, उन्हीं हनुमान जी का स्मरण किया और हाथ हिला हिलाकर कविताएं सुनाने लगा। इस तरीके से देखिए, ये जो हाथ हिलाना, ये कविताएं सुनाते समय ये सब करना, ये भाव भंगिमाएं हमारे जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारा प्रस्तुतिकरण है, उसमें 4 चांद लगा देती हैं। ठीक है, प्रवाह मतलब बहुत प्रदर्शन को अच्छा बना देती हैं। तो ये हाथ हिला हिला के बढ़िया कविता सुनाने लगे। स्वर मेरा सधा हुआ था, क्योंकि संगीत तो आता ही था। शक्ल भी बचपन से बुरी नहीं लगती थी, यानी कि देखने में भी ठीक ठाक थे। लोगों ने जो बच्चे के मुंह से कच्ची समस्या पूर्ति सुनी, यानी उतनी परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन कच्ची समस्या पूर्ति सुनी तो गदगद हो गए, यानी लोग एकदम खुश हो गए। सभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य के भाव से मुझे देख रहे थे कि अरे वाह, इतनी जल्दी इतनी बढ़िया कविता बना ली। तो इस प्रकार का आश्चर्य का भाव उन सबके अंदर आ रहा था। कविता की समाप्ति के बाद तालियों के तूफान में, जिसकी उनको बहुत विशेष इच्छा थी, तालियों के तूफान में जो खोया तो फिर सुध-बुध नहीं रही। यानी जैसे इन्होंने अपनी काव्य पंक्तियां समाप्त की, जो जोरदार तालियां सभागार में, पंडाल में बजी, उसका पारावार ही ना था। मेरी सांस फूलने लगी। कई बार जब हम बहुत मेहनत से काम करते हैं तो सांस फूल जाती है ना, पसीना आ गया, और अधिक देर होती तो लड़खड़ाकर मंच पर ही बैठ जाता कि तभी हमारे विद्यालय के हेडमास्टर जी श्री मुकुट बिहारी लाल जी लपके हुए मंच पर आए और मुझे दौड़कर गोदी में उठा लिया। यानी इतनी प्रसन्नता थी उनको कि उन्हें आकर उन्होंने, हेडमास्टर जी ने अपने हृदय से लगा लिया।
मुझे लगा जैसे कि मानो देवी सरस्वती ने मुझे अंक में भर लिया है। अंक में भर लिया है मतलब गले से लगा लिया है, इतना अच्छा मैंने गाया है। उनके गोद में जाते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया। ठीक है कि हेडमास्टर जी स्वयं उठकर आकर इनको हृदय से लगा रहे हैं मंच पर, तो उनकी जो भावनाएं थी वो लेखक ने महसूस की कि वो कितना अधिक प्रसन्न है, और उनके इस कृत्य से जो उन्होंने वहाँ स्टेज पर मंच पर किया उससे लेखक का सम्मान भी बढ़ गया। मेरे विद्यालय के लड़के जोर जोर से तालियां बजा बजाकर कूदने लगे, इतना बढ़िया इन्होंने वहां पर प्रस्तुतिकरण दिया था। मैंने गोदी से उतरकर हेडमास्टर साहब और कामेश्वर जी के चरण छुए, पैर छुए, उनके अभिनंदन किया। इस प्रकार मेरी पहली कविता ने ही धूमधाम से मेरे कवि होने की घोषणा जनता के बीच कर दी थी, और घड़ी भर में मैं चोर से साहूकार हो गया। यानी पहले जिस काम को ये चुरा रहे थे, यहाँ वहाँ से कविताएं चुरा कर सुनाते थे, अब ये साहूकार हो गए। साहूकार क्या होता है? जिसके पास किसी चीज़ का बहुत सारा स्टॉक होता है, खजाना होता है, और वो दूसरों को वो चीज़ें देता है। तो अब इस समय ये पंक्तियों का विशेष ध्यान दीजिए कि ये चोर से साहूकार हो गए। पहले ये रामलला जी से कविताएं चुरा कर बोला करते थे, लेकिन अब इनके पास खुद ही इतनी कविताएं हो जाएंगी कि ये दूसरों के लिए भी लिख सकते हैं। इस सक्षम हो गए, इस लायक हो गए वो, है ना। तो इस प्रकार ये कहानी जो होती है वो यहाँ तक पहुँच गई है। आ गए हैं हम शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ पढ़ने से पहले जानते हैं कि आपने यहाँ पर देखा कि लेखक ने अपने मन की किसी इच्छा को जब बताया और शिद्दत से उस पर काम किया तो वो उसमें पूरी तरह सफल हुए। मंच पर पहुँचने का जो एक आत्मविश्वास था वो उन्हें उनके शिक्षक ने दिया। उन्होंने भी उस शिक्षक के दिए आत्मविश्वास का, उनके बताए तरीके का सम्मान रखा। यानी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एक सीखने वाली बात कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं उसे अपने शिक्षकों से भी शेयर करिए, क्योंकि आपके टीचर उस चीज़ को पाने का बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ जो कि हैं खुशामद यानी चापलूसी, बटरिंग जिसे आप कहते हो। पावस यानी वर्षा ऋतु। नुमाइश यानी प्रदर्शनी, जो एग्जीबिशन लगती है उसे कहते हैं प्रदर्शनी। नुमाइश इसका उर्दू शब्द है। आर्द्रता यानी नमी, थोड़ा सा नमी होना। हृदयंगम यानी हृदय में अच्छी तरह बैठा हुआ, मन में आकर कोई चीज़ अच्छे से समझ जाना, जिसको भली प्रकार से समझ में आया हुआ। जैसे कि आप कह सकते हैं ये पाठ अब आपको हृदयंगम हो गया है, यानी अच्छे से समझ में आ गया है। आया है ना? जी हाँ। तो इस प्रकार हमने आज जो पाठ पढ़ा, मैं कवि कैसे बना, ये पाठ आपके लिए मैंने शुरुआत में ही कहा था एक प्रेरणादायी पाठ है। यानी पाठ आपको प्रेरणा दे सकता है कि किस प्रकार हम अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं, साथियों की मदद ले सकते हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़रूरी है हमारे अंदर का आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा होना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मंच संचालन, मंच पर कविताएं बोलना, मंच पर किसी चीज़ का प्रस्तुतिकरण देना बहुत अच्छी कला है। इसके लिए आपको थोड़े से आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। तो इस आत्मविश्वास को अपने अंदर विकसित कीजिए। अपने विद्यालय में जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें ज़रूर भाग लीजिए और अपना बेहतरीन प्रदर्शन वहाँ पर ज़रूर करिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बहुत कुछ खजाने लेकर आया है, जिसमें है CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, NTSC, CUET और साथ ही साथ ओलंपियाड्स, जो कि आपके विषय के ज्ञान को बहुत ही उच्च स्तर पर ले जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी क्लासेस हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन करिए। मैग्नेट ब्रेन्स की निःशुल्क कक्षाओं का आनंद लीजिए। बुक्स और ई-बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप यहाँ पर पूरी तरह निःशुल्क वर्कशीट और प्रिस्क्राइब्ड बुक्स पा सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जैसे ही आप उसको फिल करेंगे, एक गूगल फॉर्म जो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, आप उसे फिल कीजिए, सबमिट कीजिए और तुरंत ही ज़रूरी मटेरियल आप तक पहुँच जाएगा। हम तक संपर्क करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से ज्ञान हमारा बढ़ता है। अपना ख्याल रखें। अगले इसके प्रश्नोत्तर के दौरान हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए इस पाठ का वाचन कीजिए, अपने घर में इस पाठ को सुनिए और सुनाइए और इसी तरह अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। बाय बाय।